अभी अभी मेरी सास का फ़ोन आया था, जो मुझसे कह रही थी कि मुकेश कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, उसकी नौकरी शहर में लग गई है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान सी हुई थी, क्योंकि मैं अकेली छोटे से फ्लैट में रहती थी और मेरा पति दूसरे देश गया हुआ था। मैं शहर में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं गांव से आई थी। सौरभ की नौकरी पहले शहर में ही थी। शादी होते ही वह मुझे भी शहर ले आया, लेकिन फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे देश भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझे गांव में वापस भेज दो, मैं अपने ससुराल में रह लूंगी, लेकिन वह कहने लगा, नहीं, तुम मेरे इसी फ्लैट में रहोगी। पिछले 3 महीने से मैं अकेली ही फ्लैट में रह रही थी। अब तो मेरी आस पड़ोस के लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, दिल भी लग चुका था। लेकिन अपने देवर के आने का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अगर मेरा पति यहाँ होता तो मुझे कोई चिंता ना होती, लेकिन देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब सौरभ का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सास की बात बता दी। वह कहने लगे, यह तो अच्छी बात है, भाई रहेगा तो मुझे तुम्हारी भी चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा, सौरभ, लेकिन मैं कैसे अकेली उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से उखड़ गया। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह भाई है मेरा, भला तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता है? जिस गुस्से और खतरनाक शब्दों से उसने मुझे डांटा था, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फ़ोन काटकर मैं लेट तो गई थी, लेकिन नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मुकेश का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना, मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। जी चाह रहा था कि अभी अपनी सास को फ़ोन करूं और साफ साफ मना कर दूं कि मुकेश को यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में होटल भी है, वह किसी होटल में रह सकता है। लेकिन मैं यह बात नहीं कह सकती थी। मेरी परवरिश ही ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ों से इस तरह बदतमीज़ी से बात करती। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। मुझे मुकेश शुरू से ही पसंद नहीं था। मम्मी ने अपनी सबसे प्यारी सहेली विनीता के बेटे सौरभ से मेरी शादी बचपन में ही तय कर रखी थी। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर मम्मी की सहेली के घर कोई फंक्शन होता तो सब लोग इकट्ठे होते थे और मेरी मुलाकात सौरभ से हो जाती थी। वो बहुत ही सुलझे हुए मिजाज का इंसान था, लेकिन मुकेश उतना ही बातूनी और कुछ लोफर टाइम का लड़का था। लड़कियों से हंस हंस कर बातें करना, उनके आसपास घूमना और खूब हंसी मजाक करना उसकी आदत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं उसे नज़र भरकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब हम बच्चे जवान हुए और अपनी अपनी पढ़ाई से फ्री हुए, वैसे ही हमारे माँ बाप ने मिलकर मेरी और सौरभ की शादी कर दी। हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने ही हमारी शादी को हो पाए थे। सौरभ की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। शादी की पहली रात भी सौरभ ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। कहने लगे, भले ही हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले समझ ले, तभी हम रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मुझे हैरत तो हुई थी, लेकिन फिर भी मैं सौरभ की बात मान गई थी। सौरभ शादी के 15 दिन बाद ही मुझे शहर लेकर आ गए थे और अभी तक हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं बना था। और फिर 15 दिन ही हम शहर में रह पाए थे कि कंपनी की तरफ से सौरभ को विदेश जाना पड़ा। और अब 3 महीने से सौरभ विदेश में ही थे और मैं यहाँ फ्लैट में अकेली रह रही थी। और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। मेरे देवर मुकेश का मेरे घर आना और फिर उसके साथ एक ही घर में रहना। नौकरी लग जाने का मतलब तो यही था कि वह अब कई महीने तक यहीं रहेगा। हो सकता है कि नौकरी पक्की हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए यही रहे। और फिर सौरभ तो 6 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया था, क्योंकि मेरी सास ने खास तौर से कहा था कि मुकेश को राजमा चावल बूंदी का रायता और कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, इसलिए उसी की पसंद का खाना बनाना। 7 बजे मेरे घर की डोर बेल बजी। मुझे मालूम था कि मुकेश ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था और बड़े निस्कोच और सीधा अपना बैग लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, ओहो, ये बस का सफ़र भी थका के रख देता है। अब मैं 2 दिन तक मस्त सोऊंगा। फिर मुझे कहने लगा, भाभी, मेरा कमरा कौन सा है? मेरे इस फ्लैट में बस 2 ही तो कमरे थे। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। उस कमरे में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। उसने एक नज़र कमरे का जायज़ा लिया और कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम यहाँ पर सो जाना, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है। कहकर वह बड़े आराम से मेरे कमरे में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस समय मैं उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या सोचेगा कि भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वह मुझसे बस 1 साल ही छोटा था, लेकिन अपने कद काठ की वजह से मुझसे बड़ा ही लगता था। मैंने खाना गर्म किया,
तब तक वह नहा धोकर आ गया था। अपनी टेबल पर पसंद का रखा इतना सारा खाना देखकर वह खुश हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। मैं तो खैर पहली बार ही तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि शादी के फौरन बाद तो आप शहर आ गई थी। यह कहने के बाद वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूं। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया। ये तुम्हारे लिए। मैंने उसके हाथ से सूट लेकर रख लिया, लेकिन जिस तरह का वह लड़का था, मैंने यही सोचा था कि मुझे इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी जिंदगी को किस नर्क में डाल लिया है। रात को मुकेश कमरे में ही सोया था और मुझे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटना पड़ा। मैंने सोचा तो यही था कि अगले दिन उसे कह दूंगी कि मुझे अपने कमरे की आदत है। अगर उसे मुश्किल है तो वह सोफे होल में रखकर ड्राइंग रूम को ही कमरा बना ले। ना जाने वो कब तक यहाँ रहता। लेकिन सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वह जा चुका था। लेकिन दोपहर को ही वह बड़ा खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी पक्की हो गई है, कल से ज्वाइन कर लूंगा। यह कहकर वह बड़े लौफर अंदाज से सोफे पर बैठ गया था और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पांव रख दिए थे। कहने लगा, बहुत थक गया हूं मैं, मुझे एक कप चाय बना दो। मैं उसकी भाभी थी। मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने कमरे की आदत है, इसलिए तुम ड्राइंग रूम को अपना कमरा बना लो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का वो इस तरह का जवाब भी दे सकता है। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक ही कमरा एडजस्ट कर सकते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वह हंसने लगा। कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन में जाने लगी तो मुझसे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो सच्ची। जब गुस्से के मारे तुम्हारे गाल और नाक लाल हो जाती है तो जी चाहता है कि इन्हें। बात अधूरी ही छोड़कर वह शरारत से मुस्कुराने लगा था। मैं जानती थी कि वह किस टाइप की बातों का आदी है। चाहे सामने वाला उसकी ऐसी बातों से परेशान ही क्यों ना हो रहा हो, वह बाज नहीं आता था। मैं रात का खाना बना रही थी और वह हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। लेकिन जिस तरह की वह इंग्लिश मूवी देख रहा था, आवाज़ें मुझे किचन के अंदर तक सुनाई दे रही थी। उसकी बेशर्मी पर मेरा जी चाहा कि उसे खरी खोटी सुना दूं कि उसे तमीज़ नहीं है, घर में उसकी भाभी मौजूद है। लेकिन मैं चुप रही, कुछ कह ना सकी। रात का खाना बनाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे का हाल देखा तो मेरा सर घूम गया था। जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। पूरे कमरे में उसके कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, कहीं तौलिया कहीं जूते। मुझे जितनी सफाई पसंद थी वह उतना ही गंदा इंसान था। मैंने उसके सारे कपड़े उठा लिए और धोने के लिए मशीन में डाल दिए और उसका बैग बंद किया और बाहर होल में रख दिया। अगले ही दिन उसने कमरे में बेड लाकर डाल लिया था। मैं मुकेश के घर आने से पहले ही खाना बनाकर अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी कि जब यह खाना खाकर सो जाएगा तभी कमरे से बाहर निकलूंगी। जितना मेरा उससे कम सामना होगा वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह एक नंबर का बदतमीज़ इंसान था। लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा कि खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में डाल लो और खा लो, यह तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वह ना में गर्दन हिलाने लगा और कहने लगा कि कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन। यह कहकर वह फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी यह मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी और फिर मेरे थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं है इन कामों की, इसलिए मुझे तकलीफ तो होगी, लेकिन यह सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से आओ और खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा था और किचन में चली गई। खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी प्लेट बनाई और अपने कमरे में जाने लगी तो वह कहने लगा, यह क्या बात हुई? यहाँ मेरे सामने बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ और इसलिए तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यह कहकर वह जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ा था। कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, लेकिन ना मुझसे बात करती हो ना कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि भाई भी दूसरे देश इसीलिए भाग गए हैं क्योंकि तुम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखती होगी, तभी तो जान छुड़ाकर चला गया है तुमसे। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मेरी बर्दाश्त खत्म हुई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हें खाना मिल रहा है, बस वह खाया करो। मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
मुझे गुस्से से बोलते देखकर वह फिर से हंसने लगा। कहने लगा, यूं मत बात किया करो। मैंने यह बात तुम्हें पहले भी बता रखी है कि गुस्से में तुम कुछ ज्यादा अच्छी लगने लगती हो। काश कि सौरभ की जगह मैं होता तो तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर मुझे आग सी लग गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें करते हुए वह कहने लगा, कैसी शर्म? जानती हो देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक और बातें चलती हैं। लेकिन तुम तो शायद बहुत ही बोर किस्म की लड़की हो। जरा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें भी अंदाजा हो जिंदगी कितनी हसीन है। यह कहकर वह एक के बाद एक रोटी के निवाला मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे हैरत से देख सकती थी। मैंने कहा कि मैं सौरभ से बात करती हूँ, वही तुम्हें तमीज सिखाएगा कि भाभी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा था कि इस बात पर वह अपना व्यवहार थोड़ा ठीक कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने फोन पर सौरभ को मुकेश के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन सौरभ भी अजीब इंसान था। कहने लगा कि तुम गलत सोचती हो, वह ऐसा नहीं है। उसे अपने भाई पर न जाने क्यों इतना भरोसा था। एक शाम जब मुकेश ऑफिस से घर आया तो कहने लगा, सुनो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ऐसा करो, मेरे सर की हल्की हल्की मसाज कर दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वह तो ऐसे हक जताकर बात करता था जैसे वह मेरा पति हो और मैं उसकी पत्नी हूँ। आज तक उसने कभी मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाया था। मैंने कहा, तुम कोई पेन किलर खा लो और थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, जब सर का दर्द रुक जाए तब। लेकिन वह भी जिद पर आ गया। कहने लगा, नहीं, तुम ही मेरे सर की मसाज करोगी, तभी मेरे सर का दर्द ठीक होगा, वरना मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके कमरे में तेल की शीशी लेकर चली गई और उसके सर पर तेल से हल्की हल्की मसाज करने लगी। वह बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसकी दूसरी साइड पर बैठी उसके सर की मसाज कर रही थी। वह मुझे एक तक देखे जा रहा था। एक दो बार मेरी नजरें उसकी नजरों से टकराई तो उसकी आंखों में बेशुमार शरारत भरी हुई थी। मुझे उसके इस तरह देखने पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आराम से मसाज करवाओ और अपनी आंखें नीचे रखो। तुम मुझे यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ा। कहने लगा, देख रहा हूं, तुम कितनी मासूम और प्यारी हो। तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। मैंने गुस्से से तेल की बोतल वहीं रखी और कमरे से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मसाज तो कर दो। सच में बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसकी एक ना सुनी और कमरे से बाहर निकल आई। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने कहा कि खाना टेबल पर लगा दिया है, खा लेना, मैं सोने जा रही हूं। मैं अपने कमरे में आकर दरवाजे का लॉक लगाकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। पता नहीं वह खाना खाएगा भी या ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे लाख नफरत ही सही, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वह भूखा सोए, इसलिए मेरे कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों के खटकने की आवाज आने लगी थी और मेरे दिल को सुकून आ गया और मैं आराम से सो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे कुछ अजीबोगरीब सा शोर सुनाई दिया और इसी शोर की वजह से मेरी आंख खुली थी। मुझे लगा जैसे मेरे कमरे की बालकनी में कोई मौजूद है। मुझे किसी के चलने की आहट साफ महसूस हो रही थी। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैं कांपते हाथों से पर्दा हटाकर देखा तो वहां दो आदमी मौजूद थे। दोनों के ही हाथ में पिस्तौल थी। मेरा दिल धक से रह गया था। यानी कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। चोर मेरे कमरे की बालकनी में थे और मेरी बालकनी का दरवाजा मेरे कमरे में खुलता था और चोर कमरे के दरवाजे के ठीक सामने खड़े हुए थे। वह कुछ ही पल के अंदर दरवाजा खोलकर अंदर आ सकते थे। मुझे याद नहीं था कि दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं जाकर दरवाजा चेक करती। अगर मैं दरवाजे तक पहुंचती तब तक वह चोर अंदर आकर मुझे दबोच सकते थे। मैंने भलाई इसी में समझी कि मैंने जल्दी से रूम का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दिया। कमरे से बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया था, लेकिन यह मेरी गलत फहमी थी क्योंकि मेरे कमरे में खिड़की थी और उस खिड़की को अंदर से खोलकर कमरे की कुंडी को बाहर से आसानी से खोला जा सकता था। मैं हर बड़ाहट में मुकेश के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। वह भी गहरी नींद से उठ गया और मुश्किल से ही आंखें खोलकर मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे चेहरे की बदहवासी देखकर मुझे पूछने लगा, क्या हुआ है? मैं फौरन से उसे पीछे धक्का देकर उसके कमरे में आ गई। मैंने उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। यह देखकर वह बहुत हैरान था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने मुश्किल से कहा कि मेरे कमरे में चोर। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह सुनकर तो मेरे रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी।
अपने कमरे की दस्तक की आवाज़ सुनकर मुकेश भी घबरा गया था, लेकिन मेरी हालत तो यह थी कि मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया था। और फिर मैं नहीं जानती थी क्या हुआ कि डर के मारे उसके सीने से लग गई और उसके कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने कहा, बाहर चोर हैं। यह लोग मेरे कमरे में थे। मुझे डर लग रहा है। डर के मारे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कसकर मुकेश की कमर को जकड़े हुए थी और उसके सीने से लगी डर के मारे मैं कांप रही थी। शायद मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। कमरे में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वह कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने मुकेश से कहा कि दरवाज़ा मत खोलना, यह हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथों में बंदूक देखी है। मैं उसके सीने से लगी। यह सब कह रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, यह लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन मैं डर के मारे उसके सीने से लगी रही। वह मुझे अपने साथ लगाए बेड तक ले आया, फिर मुझे बेड पर बिठाया, खुद भी मेरे बराबर में बैठ गया। कहने लगा, डरो मत, मैं हूं ना। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। इस बार बहुत ही तेज आवाज में एक आदमी ने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। यह सुनकर मैं उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी कि हम दोनों का फ़ोन ही हमारे पास नहीं था। मैं बदहवासी से भागते हुए अपना फ़ोन अपने कमरे में ही छोड़ आई थी और मुकेश ने अपना फ़ोन बाहर हॉल में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। क्योंकि मुकेश के कमरे में बोर्ड तो था, लेकिन फ़ोन रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए सोने से पहले मुकेश अपना फ़ोन हॉल में ही चार्जिंग पर लगा देता था। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे। वह कहने लगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ो। यह कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद उसने एक दराज से पिस्टल निकाली। यह देखकर तो मेरा दिल जैसे थम सा गया था। मुझे यह डर लगने लगा कि कहीं वह आपस में भीड़ न जाए, कहीं वह लोग उसे ही गोली न मार दें। फौरन से उठकर मैं मुकेश के पास आ गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं कोई डरपोक दिल थोड़ी हूँ, उनका मुंह तोड़ना अच्छे तरीके से जानता हूँ। बस तुम कमरे से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी और उसे कहने लगी कि भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ, यह ना हो कि वह तुम्हें मार डाले। वह कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ कमरे में भी बैठे रहे तब भी वह लोग कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर ज़रूर आएंगे, इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे बाहर बहस की और चीख पुकार की आवाज़ आने लगी थी। मेरा दिल डर की वजह से थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग आपस में लड़ रहे हैं, और मेरा दिल अंदर ऐसे धड़क रहा था कि जैसे किसी बेलगाम घोड़े की तरह से भाग रहा हो। मेरे होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे, मेरे रंगत फीकी पड़ गई थी। मैं दोनों मुठ्ठियां बंद किए बेड पर बैठी थी और बुरी तरह से काँप रही थी कि कहीं अगर मुकेश को कुछ हो गया तो वह लोग मेरे साथ भी ना जाने क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है, और तभी मुझे गोली के चलने की आवाज़ आई थी। मैं नहीं जानती थी कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। शायद डर के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंख चिड़ियों के चाहने से खुली थी। एकदम ही मैं उठकर बैठ गई तो देखा कि मैं मुकेश के बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अकेली उसके कमरे में थी। एकदम तो मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं उसके कमरे में आई कैसे, लेकिन फिर रात वाला हादसा मुझे याद आने लगा, और जिसे याद करते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो यह तक नहीं मालूम था कि बाहर हुआ क्या था। मैं फ़ौरन से उसके कमरे से बाहर आई तो मुकेश सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बाजू में पट्टी बंधी हुई थी और सर पर भी जख्म का निशान था। यह देखकर मैं उसके पास आ गई। मैंने कहा, तुम यहाँ और वह लोग? मुकेश कहने लगा, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, वह पुलिस की हिरासत में है। यह कहकर वह मुझसे नज़रें चुराने लगा था। मैंने कहा कि तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? वह कहने लगा कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, लेकिन वह मेरे बाजू से छूकर गुजरी थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में पट्टी करवा कर आया हूँ। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वह मुझे नज़रें चुराई बातें कर रहा था। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया कि चलो मुकेश को कुछ नहीं हुआ और वह लोग पुलिस की हिरासत में पहुंच गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों मुकेश भी चुप चुप सा रहने लगा था। अब वह पहले जैसे शरारत बात बात पर हंसना, मेरे साथ मजाक करना बिल्कुल बंद कर चुका था। मुकेश को मैं जैसा समझती थी वह वैसा नहीं था, और अब तो काफ़ी संजीदा सा हो गया था। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था।
मैं उसके सामने खाना रखती तो वह किसी गहरी सोच में गुम रहता था। मेरे 2-3 बार याद दिलाने पर खाना खाता था। इस बात को 1 महीना गुजरा था कि मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी और एक दिन तो मुझे इतनी जोर का चक्कर आया कि मैं लहराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि मुकेश ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अगर मुकेश मुझे सहारा ना देता तो मेरा सर टेबल में जाकर लगता और मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती। मुकेश ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाए। कहने लगा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखो। देखो कैसी फीकी सी पड़ गई है, शायद कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। मुकेश ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था, लेकिन मैं डॉक्टर के कमरे में अकेले ही गई थी। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, उसकी रिपोर्ट भी फौरन आ गई थी। लेकिन जैसे ही वह रिपोर्ट आई उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह डॉक्टर कहने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मैं चक्कर खाकर रह गई थी। मेरा पति तो पिछले 3-4 महीने से मेरे साथ नहीं था और सबसे बड़ी बात, मेरे पति ने तो मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसका मतलब मुकेश ने ही मेरे साथ, मगर कब और कैसे मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं सोच सोच कर परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैं किसी नशे की दवाई ले रखी थी, ना ही मुझे कोई ऐसी नशीली चीज़ खिलाई गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट। मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर चोर घुस आए थे, मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी और उसके बाद से मुकेश का रवैया भी बिल्कुल बदल गया था। वह खोया खोया सा रहने लगा था और बिल्कुल चुप सा हो गया था। कहीं उसी रात तो मुकेश ने मेरे साथ, इस सोच ने तो मेरे होश गुम कर दिए थे। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, वह भी ऐसे वक्त पर जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत थी। मैंने अपने बहते आंसू पोंछे और डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई। वह सामने ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या हुआ? डॉक्टर क्या कह रही है? मैं उसे क्या जवाब देती? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा था कि घर जाकर उसे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसके भाई की पत्नी थी, उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सब कुछ करते हुए। लेकिन घर जाकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही सौरभ खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं देखकर दंग रह गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। लेकिन मैंने देखा कि सौरभ को देखकर मुकेश कुछ ज्यादा ही परेशान सा हो गया था। मैं सौरभ के पास चली गई। उस समय मैं इस कदर अंदर से दुखी और टूटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सौरभ के साथ लगकर रोने लगी कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तो मुश्किल समय में उसके पास इसलिए गई थी कि मुझे लगा था कि वह मुझे पनाह देगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी वह मुझे बर्बाद करके रख देगा। सौरभ मेरा सर सहलाने लगे और कहने लगे, मैं आ तो गया हूं, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन अगले ही पल जो हुआ, ऐसा लगा कि जमीन आसमान मेरे आंखों के नीचे एक हो गए हो, क्योंकि थोड़ी देर में मुकेश भी सौरभ के करीब आ गया। लेकिन उसके बाद जो हरकत उसने की, मैं चौंक गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे सौरभ से अलग कर दिया। यह देखकर सौरभ भी हैरान थे। मुझे सौरभ से पीछे करके मुकेश कहने लगा, दूर रहो। इससे मुकेश के बोलने का अंदाज बहुत ही सख्त था। सौरभ गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो? और उसके बाद जो बात मुकेश ने कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कहने लगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और यह बात तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तुम मेरी पत्नी को अपने आप से दूर ही रखो, उसके करीब जाने की कोशिश भी मत करना। मुकेश के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं हैरत से कभी मुकेश का तो कभी सौरभ का मुंह देख रही थी। मुकेश के मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद सौरभ उसका गला ही दबा देंगे, लेकिन सौरभ ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सौरभ के चेहरे पर एक मायूसी फैल गई थी। मुकेश कहने लगा, याद है ना कि जब फेरे हुए थे उस समय चेहरे पर सेहरा डालकर तुम्हारी जगह मैंने फेरे लिए थे। पंडित जी ने शादी के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे, वह सब मेरे और रानी के लिए किए थे। उस समय रानी का हाथ मेरे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने तो रानी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। हाँ, यह अलग बात है कि मैं यह सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें रानी पसंद नहीं थी। तुम विदेश जाना चाहते थे और वहीं की लड़की तुम्हें पसंद थी और उसी से तुम शादी करना चाहते थे, और जिसकी खातिर तुम हिंदुस्तान छोड़कर वहां चले गए थे। यही कहा था ना तुमने कि अभी फिलहाल के लिए तुम रानी से शादी कर ली, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटोगे, और जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे तो फिर तुम रानी को तलाक दे दोगे। यह ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया था और तुम उसी से शादी करने वाले थे। फिर तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुमने उस लड़की से शादी नहीं की। मैं तो यह सुनकर अपना गम भूल बैठी थी। यह सब मैं क्या सुन रही थी? सौरभ कहने लगे कि मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है,
इसलिए मैं वापस लौट कर आया हूँ। इसलिए तुम अब रानी को तलाक दे दो, मैं इससे शादी कर लूँगा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। मैंने कहा, मुझे बताएं, बगैर कौन से खेल खेले हैं? आप दोनों भाइयों ने मेरे साथ एक दुनिया के सामने मुझसे शादी करता है, क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से मुझे उसके नाम के साथ बांध रखा था, और फिर मुझे बिना छुए ही इंतजार का कहकर दूसरे देश चला जाता है। फिर दूसरा भाई आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, बिना मुझे बताए मेरे साथ रिश्ता बनाता है। मैं तो तड़प रही थी कि देवर के हवस की निशानी अपने शरीर में लिए अस्पताल से वापस आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला गया है। यह बात सुनकर तो मुकेश और सौरभ दोनों ही हैरान हो गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने पर्स से रिपोर्ट निकालकर उन दोनों के मुंह पर दे मारी। सौरभ कहने लगे, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें शर्म नहीं आई? मुकेश के शब्द और भी तेज थे। कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये अलग बात है कि जब मैं रानी के साथ फेरे लिए थे, उस समय मेरे दिल में रानी के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं रानी से मोहब्बत करने लगा हूँ और उसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। तुमने धोखे से मुझसे शादी की और फिर मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, लेकिन मुकेश ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गांव ले गया। मुकेश ने ही मेरी सास को और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई थी। सारी हकीकत जानकर सब लोग हैरान रह गए थे। सबने सौरभ और मुकेश को बुरा भला कहा था। सौरभ से तो मेरी सास ने बात करना ही बंद कर दिया था। सौरभ भी गांव नहीं आए थे, वह अपने इस फ्लैट में रहकर कोई नौकरी करने लगे थे। इधर मुकेश मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता, लेकिन मैं उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वह मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, मेरा ख्याल रखता रहा। लेकिन 6 महीने बाद ही मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। बच्चा समय से पहले ही जन्म लिया था, इसलिए वह जिंदा नहीं था। मैं जब से शहर से गांव आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि मैंने बच्चे को समय से पहले ही जन्म दे दिया था, जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई थी। मुकेश मुझे शहर की एक सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर आया था। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी और जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो मुकेश ने एक DNA रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, जिससे यह साबित हुआ कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह कहने लगा, जिस रात वो डाकू आए थे, उन्होंने मेरे बाजू पर गोली मारी और मेरे सर पर पिस्टल से मारा और मैं बेहोश हो गया था। मैं नहीं जानता कि फिर क्या हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया तो वह दोनों घर से जा चुके थे। कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और जब मैं कमरे में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि वह तुम्हारे साथ गलत हरकत कर चुके हैं। तुम बहुत ही गलत हालत में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने ही तुम्हारे कपड़े ठीक किए थे। जब तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं तुम्हें अपना लूं, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ वह एक हादसा था। मैं पथराई हुई आंखों से कभी उसे देख रही थी तो कभी उस रिपोर्ट को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीख मार मार कर आंसू बहाऊं या फिर भगवान का धन्यवाद करूं, जिसे मुकेश के रूप में मुझे इतना अच्छा पति दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलता देखकर मुकेश मेरे करीब आ गया। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किया और मेरा सर अपने कंधे पर टिका लिया। मुकेश का स्पर्श पाते ही मैं और भी तड़प तड़प कर रोने लगी थी। मैंने कहा, मुकेश मुझे माफ़ कर दो। मैं तो तुम्हें बहुत ही नीच इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम्हारी जैसी महानता तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। मेरी वजह से आज तक तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, मुझे माफ़ कर दो। मुकेश धीरे धीरे मेरी पीठ को सहला रहा था। कहने लगा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। मुझे पता था जो तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ है वह नेचुरल है। कोई भी लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो तुम्हारे साथ हुआ था। मैंने सुकून से आंखें मूंद ली थीं। मेरे दिल में मुकेश के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। घर आने के बाद मुकेश ने मेरी बहुत देखभाल की थी। धीरे धीरे मेरी तबीयत संभल गई थी और मैंने उसके बाद खुशी खुशी मुकेश को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि लोग हमारे प्यार की मिसाल देते हैं। मुकेश की हमराही मैं बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।